फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं संविधान के विकास के बारे में। फ्रेंड्स, संविधान का जो विकास है, आप सभी लोग को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद जो है हमारा संविधान जो है बनना स्टार्ट हो गया था। फ्रेंड्स, आप सभी लोग को मालूम है कि हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनके तैयार हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 ही वर्ष में जो है हमारा संविधान बनके तैयार नहीं हुआ था। इसकी जो नींव है वो काफ़ी पहले से रख दी गई थी और धीरे धीरे करके जो है हमारा संविधान आज जो है वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा है। फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि इसका इतिहास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो संविधान का विकास ये क्रम वाइज हुआ है और जिसको जानना हमारे लिए जरूरी है और एग्जाम में इससे रिलेटिव जो प्रश्न है वो आते हैं अक्सर। तो आज जो है हम लोग इसको संविधान के विकास को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से टेस्ट भी इंक्लूड किया है, तो प्लीज़ वो आप टेस्ट जरूर लगाइएगा और टेस्ट आप जरूर लगाएंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है और आपको ये भी पता चल सकेगा कि आखिर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और टेस्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है? तभी आपका जो है ये अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसको एक स्टोरी वाइज समझेंगे और हमारा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम लोग इसको लेके चलेंगे अंग्रेजों के यहाँ पर आगमन से लेके। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम अंग्रेज हमारे भारत में आए थे वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, यहाँ पर राज करने के उद्देश्य से नहीं आए थे, परंतु इनकी नीयत में बदलाव होता गया और इन्होंने सबसे पहले जो हमारे भारत में अटैक किया था या पहला जो युद्ध किया था वो था हमारा प्लासी का युद्ध। फ्रेंड्स, जो प्लासी का युद्ध इन लोगों ने करा था वो हमारे बंगाल में करा था, क्योंकि बंगाल उस समय का समृद्ध एक प्रांत हुआ करता था। तो जो बंगाल था वहाँ पर उन्होंने, बंगाल का एक जिला है नादिया जिसमें जो है प्लासी नाम की जगह है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि 23 जून 1757 का हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब का जो नेतृत्व कर रहे थे वो सिराजुद्दौला थे। फ्रेंड्स, सिराजुद्दौला का जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव के साथ हुआ था। फ्रेंड्स, ये इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, जो लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में हो रही थी। फ्रेंड्स, इसका जो हारने का प्रमुख कारण था वो जो सिराजुद्दौला थे उसके जो मुख्य सेनापति हुआ करता था मीर जाफर जाके जो है लॉर्ड क्लाइव से जाके मिल गया था, यानी कि उसके हाथों बिक गया था और जो प्रमुख कारण बना सिराजुद्दौला की हार का, यानी कि बंगाल के नवाब की हार का, ठीक है? फ्रेंड्स, ये जो युद्ध था प्लासी का युद्ध, ये जो है बंगाल के नवाब को हरा तो दिया, लेकिन ये जो है वहाँ की विधायी या जो वैधानिक रूप से जो है वहाँ पर कब्जा नहीं कर पाया। इसी के अवसर पे अगले बार में जो युद्ध हुआ वो हुआ बक्सर का युद्ध। फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इसका सन आप याद रखना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। यहाँ पर आप द्वितीय लगा लेना, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को हरा दिया था। ओके, तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है इन्होंने बक्सर के युद्ध के बाद जो है बंगाल में विधायी रूप से यानी कि वैधानिक रूप से जो है शासन करना शुरू कर दिया और यहीं से इनकी नीयत बदल गई और भारत में इन्होंने बसने की सोच ली। ओके, तो फ्रेंड्स, इस तरह से हुआ था। फ्रेंड्स, बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लासी और बक्सर के युद्ध में दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, आखिर इन लोगों ने कब्जा तो भारत पे मतलब कर ही लिया था दोनों के युद्ध से, लेकिन जो प्लासी का युद्ध था उसमें जो है यहाँ पे राजनीति पर, यहाँ की जो राजनीति उस पर ये कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन जो बक्सर के युद्ध पे के बाद जो है यहाँ पर कब्जा इन लोगों ने कर लिया था। फ्रेंड्स, इतना याद है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन होगी, है ना? इसके कुछ नाम है, इन पे कंफ्यूजन मत हो जाना, जैसे मीर कासिम और मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला के क्या थे, सेनापति थे, और यहाँ पर जो मीर कासिम है ये बंगाल के नवाब थे जो कि नेतृत्व कर रहे थे बंगाल की ओर से, ठीक है? हेक्टर मुनरो, ये दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद जो शुजाउद्दौला, यहाँ पर जो अवध के नवाब है वो शुजाउद्दौला है और यहाँ पर कौन है, सिराजुद्दौला। तो इनके नाम पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है आप? ओके, तो इतना आप ध्यान रखना। फ्रेंड्स, बक्सर के युद्ध के बाद जस्ट 1 साल बाद क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की जो संधि थी, इलाहाबाद की संधि में यह तय हुआ कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या दीवानी दे दी गई। फ्रेंड्स, अब दीवानी दे दी गई तो इनका जो पूरा तरीके से जो है इनका हाथ खुल गए और इन लोगों ने क्या करा, भारत में अधिकार जमाने की सोच ली और इसी के बाद जो है भारत में अंग्रेजों का शासन
स्थापित हो गया, यानी कि स्थापना मतलब में शुरू हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि भी उसका प्रमुख कारण है, लेकिन उससे पहले जो 2 युद्ध थे ये प्रमुख कारण थे उसके। ओके, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है भारत में जो कानून बनने लगे वो ब्रिटिश की संसद बनाने लगी, यानी कि जो भारत में कानून बनने वाले हैं वो ब्रिटेन की संसद बनाएगी, यानी ब्रिटेन में जो बैठे हुए जो संसद के लोग हैं वो लोग बनाएंगे भारत के लिए कानून। फ्रेंड्स, अब जो कानून का निर्माण तो करेंगे, लेकिन भारत में उसको लागू कौन करेगा? भारत में लागू करने के लिए 2 जने। फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत में जो लागू करेंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वो कानून लागू किए जाएंगे, और दूसरी ओर जो कानून लागू किए जाएंगे वो ब्रिटिश की महारानी द्वारा किए जाएंगे। फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कानून लागू किए जाएंगे वो 1773 से लेके 1857 के बीच में किए जाएंगे, और फ्रेंड्स जो ब्रिटिश की महारानी द्वारा जो कानून लागू किए जाएंगे वो 1858 से लेके 1947 तक के बीच में किए जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो कानून लागू किए जाएंगे 1773 से 1857 तक, उसमें आपने 1773 का आपने रेगुलेटिंग एक्ट देखा और सुना होगा नाम, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह जो है वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है आपको बाकी जो है ब्रिटिश की महारानी द्वारा जो कानून पास हुए हैं वो आपको 1858 से 1947 तक के बीच में दिखेंगे। ठीक है, तो यहीं से आपका जो है अपना पूरा संविधान का विकास का जो है मुख्य जो वीडियो है अच्छे से पॉइंट इसका स्टार्ट होता है। ये बेसिक क्लियर करना आपका जरूरी था, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर जो है इससे पहले भी क्या हुआ था और आखिर रेगुलेटिंग एक्ट कैसे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि अक्सर लोग जो है डायरेक्ट रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा बेसिक क्लियर होना भी जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है या मेन जो है रेगुलेटिंग एक्ट से। ओके फ्रेंड्स, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये जो पहला जो है हमारे भारत का लिखित कानून था, पहला लिखित कानून जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला लिखित कानून कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट था। ओके फ्रेंड्स, जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो कोड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, कोड ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष के स्थान पर कितना कर दिया गया? 4 वर्ष कर दिया गया। बंगाल का जो प्रशासक था, एडमिनिस्ट्रेटर था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसके बाद जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश पहले बने वो इम्पे बने। कर्मचारी का जो निजी व्यापार था उस पर प्रतिबंधन कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। फ्रेंड्स, पिट्स इंडिया एक्ट में जो था द्वैध शासन की स्थापना हो गई। यहाँ पर मैं द्वैध शासन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जो है केंद्र पर जो है द्वैध शासन की जो है स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, जो कोड ऑफ डायरेक्टर था, मतलब कि इसमें जो द्वैध शासन था वो कौन कौन सा था? वो था कोड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ पर ये एल लगा देना। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये थे द्वैध शासन, 2 शासन थे। ठीक है, बात करें जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्यों को नियम तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दे दिया गया था गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसके बाद जो 6 कमिश्नर थे, 6 कमिश्नरों के एक बोर्ड का जो है वो गठन किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट। फ्रेंड, जो चार्टर एक्ट था ये कंपनी का भारत में व्यापार करने का एक अधिकार था, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, है ना। जो मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, जो इनका जो कार्यकाल था ना भारत में, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। किस एक्ट के कारण? 1773 का जो चार्टर एक्ट है उसके कारण। ओके, इतना क्लियर। फ्रेंड, जो गवर्नर जनरल का जो मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी अधिकार हो गया था, मतलब जो गवर्नर जनरल था वो मुंबई जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी ना, वहां पर भी अपना अधिकार जमा लिया था उसने। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा अगला एक्ट आता है वो आता है 1873 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1873 नहीं 1813, सॉरी मुंह से निकल गया गलती से। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। बात करें जो फ्रेंड्स 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार को समाप्त कर केवल चीनी और चाय के व्यापार को छूट दे दी गई थी। ठीक है, जो उसका व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था और चीनी और चाय के व्यापार को छूट दे दी गई थी। ठीक है, बात करें जो हमारा 1833 का जो चार्टर एक्ट आता है, वो एक्ट में क्या किया गया था उसको आप ध्यान रखना। फ्रेंड, जो बंगाल का गवर्नर था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। ठीक है, बना दिया गया था उसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखना। जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हो गया था और उसे अब केवल राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। मतलब कि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, मतलब अब वो राजनीतिक अधिकार जो है उसको प्राप्त हो गए थे। अब वो भारत में शासन करना चाह रही थी। ठीक है, तो पॉलिटिकल जो है उनको राइट्स मिल गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा एक्ट आता है वो आता है 1858 का
जो भारत सरकार अधिनियम है, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये अधिनियम था, इसमें जो भारत का प्रशासन था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाने लगा था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद जो समस्त अधिकार थे वो भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिया गया था। फ्रेंड्स, जो 15 सदस्यीय मतलब कि सौंप गया था, जिसमें जो 15 सदस्यीय भारत के परिषद का गठन भी किया गया था, जिसमें, ठीक है, 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना, जब आप टेस्ट लगाओगे ना तो ये सभी क्वेश्चन जो है, ये सब जो पॉइंट्स हैं, आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको सुनना। बात करें अगले एक्ट के बारे में, तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपने देखी, मैंने आपको बताया था ना, 1773 से लेके 1857 तक का जो एक्ट होंगे बीच में, वो सारे कौन किसके द्वारा लागू किए जाएंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको ये एक्ट देखने को मिल रहा है, बता देता हूँ आपको, ये जो 1858 का एक्ट दिख रहा है, 1858 का एक्ट, तो फ्रेंड्स ये 1858 का से पहले के जो एक्ट थे वो किसके द्वारा लागू किए गए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। लेकिन अब जो एक्ट लागू किए जा रहे हैं वो ब्रिटिश महारानी द्वारा लागू किए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बात कर रहे थे 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसमें गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद में भारतीय भी जो है वो शामिल किए गए थे। मतलब कि भारतीयों को पहली बार जो विधायी परिषद में शामिल किया गया था वो जो 1861 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। बात करें जो परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का सूत्रपात किया था। मतलब विभागीय प्रणाली यहाँ से शुरू हुई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। फ्रेंड्स, इसी से जो है मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जो जन्म हुआ था। मंत्रिमंडलीय प्रणाली पहले नहीं थी, लेकिन जो एक्ट आया हमारा 1861 का, उसके बाद जो है भारत परिषद अधिनियम लागू कर दिया गया। यानी कि भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये मंत्रिमंडल प्रणाली पैदा हो गई, यानी कि जन्म हुआ इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 1892 का हमारा भारतीय परिषद अधिनियम। फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था, जो परिषद के सदस्य हुआ करते थे वो बजट पर अपना विचार प्रकट कर सकते थे। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि इस समय से ही जो हुआ हमारी बजट व्यवस्था है, जो आज भी बजट व्यवस्था चली आ रही है, वो इस टाइम से शुरू हुई थी। किंतु उस पर वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं था, ठीक है, नहीं दिया गया था। इस अधिनियम का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है वो चुनाव पद्धति का सूत्रपात था। यानी कि चुनाव जो शुरू हुए थे वो इस समय से शुरू हुए थे। हालांकि वो हमारे जो संविधान, देश आज़ाद होने के बाद वो संविधान चुनाव आयोग अलग तरीके से बना था, लेकिन उस समय जो ब्रिटिश काल में जो चुनाव पद्धति शुरू हो गई थी वो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? वो हुई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो आता है हमारा 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। फ्रेंड्स, इस अधिनियम का एक नाम और है, इसको बोलते हैं हम लोग मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखना। इसके बारे में आपको बता दूं, जो केंद्रीय काउंसिल में जो सदस्य की संख्या थी वो बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। फ्रेंड्स, जो मुस्लिमों के लिए एक प्रथम निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, और आपको मालूम ही है कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, और 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने क्या करा था? बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, तो इसलिए उनको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भी कर दी गई थी। प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दी गई थी, और जो पूरक प्रश्न है वो पूछे जा सकते थे। वित्तीय विवरण का जो है विवरण पर अविश्वास प्रस्ताव रखने की भी अनुमति नहीं थी इस समय, ठीक है। मतलब जो वित्तीय विवरण था उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं रख सकते थे। ओके, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1919 का भारत सरकार अधिनियम। फ्रेंड्स, जो भारतीय कार्यों की देखभाल के लिए जो है ना एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो सांप्रदायिक निर्वाचन के दायरे में जो है वो सिख एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई व यूरोपियन भी शामिल किए गए थे, ठीक है। ये सांप्रदायिक निर्वाचन आप ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए कब कौन से एक्ट में शुरू हुआ था? वो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद जो पहली बार जो उत्तरदायी शासन शब्द का जो स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया था इसी में ही। इसके बाद बात करें, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली है वो भी लागू कर दी गई थी, और प्रांतों में द्वैत शासन जो है व्यवस्था चालू की गई थी। इसके पहले मैंने अभी द्वैत शासन बोला था, वो केंद्र पर था, और प्रांतों पर किसके कारण हुआ था? वो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ओके, इसके बाद आता है हमारा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो है हमारा लगभग, अगर आप मान सकते हो कि हमारा 50% जो है संविधान ये भारत शासन अधिनियम द्वारा 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा लिए गए हैं, ठीक है। बात करें इसके अंदर क्या क्या आता है,
इसके जो संघीय विषयों के दो भागों में इसको दो भाग हैं। पहला तो संरक्षित और हस्तांतरित में इसको विभाजित किया गया था, मतलब संघीय को यानी कि संघ को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। इस अधिनियम में जो किसी प्रकार के जो है परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास नहीं था और इसके द्वारा जो है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता याद रखना, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। इसके बाद आता है हमारा 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये सब लोग आप लोग जानते ही हैं कि इस समय जो है पाकिस्तान और भारत नामक दो मतलब कि देश बने थे, ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं और भारत में मंत्री पद को जो है इस समय समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद की पूरी कथा आप लोग जानते हैं, मैंने संविधान की वीडियो बनाई है, उसमें संविधान सभा की और प्रस्तावना की सब वीडियो अच्छे से बना के रखी है। वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा जो है संविधान का विकास। इस तरीके से जो है हमारे संविधान तक हम लोग पहुँचे हैं और आज हमको संविधान वर्तमान रूप में हमारे देश को संभाल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाकी सब तो ये चीज़ आपको रटनी है ना। और साथ में अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। और मैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आपको आंसर कमेंट करके बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। फ्रेंड्स, पहले ही मैं आपको बता दूं, मैं क्वेश्चन थोड़े से टफ दूंगा और टफ क्वेश्चन आप करोगे तभी आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इसमें मैंने क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड करें, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया ना तो इससे रिलेटेड टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप कर डालोगे, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं बने तो आप वीडियो को एक बार रिवाइज करना, अच्छे से सुनना, आपको बच जाएंगे, 100% बनेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन हमसे कठिन आएंगे या कुछ आएंगे, ठीक है। तो टू द पॉइंट हम लोगों ने इसमें बात करी है और अच्छे से आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार वो देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छे से पढ़ के इसके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो ये अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो 100% आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के कमेंट आप आंसर कमेंट करके बताना। इसके बाद अगले क्वेश्चन ये आपके सामने रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से सोचना और उसके बाद कमेंट करके बता देना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है। तो फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो क्या करा जाए, और अगर आपने अभी तक क्या प्रेस नहीं करा है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अब वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, ठीक है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियो लाते रहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।